मैं श्रीमती शुभांगी नाइक सरस्वती शिशु मंदिर गड़ा फाटक जबलपुर में रसायन शास्त्र का अध्यापन करती हूँ। नमस्कार। रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यह जो कक्षा एकादश का पहली यूनिट है, उसके अंतर्गत इसे हमको वार्षिक परीक्षा के लिए 5 अंक अर्थात 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक प्रश्न, इस प्रकार से उसको तैयार करना है। अब छात्रों को इस इकाई की जो शीर्षक ही हमें यह बताता है कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं को बताना है, तो इसके अंतर्गत किस किस का समावेश कर सकते हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान क्या है। अब हमें ये पता है कि रसायन यह जो शब्द है, इस शब्द में 2 उसका संधि विग्रह जब हम करेंगे तो रस, भिन्न भिन्न रस, किसके रस? तो आयनों के रस। इस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो आयनिक प्रकृति का होता है, उसको जब जल में घोला जाता है तो वह रस बना देता है, आयनों में आयनीकृत हो जाता है और रस बना देता है। इस प्रकार से विभिन्न रसों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। यह जो रसायन विज्ञान है, इसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। ग्रीक भाषा के अंतर्गत केमिस्ट्री अर्थात कीमिया, जिसे जादूगिरी भी कहते हैं, तो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री एक जादूगिरी भी कहलाता है। जादूगिरी का अर्थ है अर्थात कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रयोग करता है जादूगर, उसमें वास्तव में वह रसायन के प्रयोग होते हैं, किंतु वह जो यह नहीं जानते कि रसायन शास्त्र क्या होता है, तो वह समझते हैं यह जादू है। और इस प्रकार से जादू का रसायन, जादू करने की विधि को रसायन शास्त्र कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जनक, आधुनिक जनक लेवोजिए हैं, यह छात्रों को बताएं। इसके पश्चात रसायन विज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं के बारे में उन्हें बताएं। सर्वप्रथम तो यह बताना जरूरी है कि जब आप 10वीं तक विज्ञान पढ़े हो तो वह सामान्य विज्ञान था। उस सामान्य विज्ञान को अब आपको रसायन विज्ञान एक अलग से शाखा के अंतर्गत उसको पढ़ना है। रसायन विज्ञान यह उसकी अलग अलग शाखा है और हमारे दैनिक जीवन से वह जुड़ा हुआ है। हम उन्हें बताएं कि आपने जो 10वीं में आवर्त सारणी पढ़ी है, कुल 118 तत्व होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वह उन्हीं 118 तत्वों से बना हुआ है और उनके यौगिकों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से जहाँ आप जाते हो वहाँ पर आपको रसायन शास्त्र का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से उन्हें अलग अलग शाखाओं से भी अवगत कराएं। जैसे रसायन शास्त्र की जो शाखाएं हैं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिकी रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, और उनकी अलग अलग उदाहरणों से हमको आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें जो आगे रसायन शास्त्र पढ़ना है, उसमें परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। परमाणु और अणु यह तो कोई उनके लिए नया नहीं होता है, फिर भी उन्हें याद दिलाएं कि परमाणु तो अति सूक्ष्म होते हैं, अस्थायी होते हैं और उनके संयोग से अणु बनाए जाते हैं। यह अणु स्थायी होते हैं, तो ये जब अणु बनते हैं, इस दौरान भिन्न भिन्न
रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर वह अणु बनते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियमों का उन्हें परिचय कराएं। रासायनिक संयोग के नियम अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेओज़िए ने प्रतिपादित किया था। इसके पश्चात स्थिर अनुपात का नियम जो प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। गुणित अनुपात का नियम जो डाल्टन द्वारा दिया गया था। अब इन नियमों को हम भिन्न भिन्न उदाहरणों से उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। अनिवार्य कोई एक या दो उदाहरण उन्हें समझाएं और एक दो उदाहरण गृह कार्य के रूप में दें। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उन्हें बताएं कि प्रकृति में द्रव्य सुरक्षित रहता है, वह न ही नष्ट किया जाता है न ही निर्मित किया जाता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, असंख्य रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी क्रियाकारक होते हैं और क्रियाफल होते हैं, उन दोनों के द्रव्यमान एक समान आते हैं। जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके जल बनाता है। रासायनिक समीकरण लिखें। 2 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलाकर कुल द्रव्यमान 36 ग्राम जो होता है, उससे 2 जल के अणु बनते हैं, तो 36 ग्राम जल बनता है। इसी प्रकार के स्थिर अनुपात का नियम, जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, किंतु उसमें तत्वों का अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। इसके पश्चात उन्हें गुणित अनुपात का नियम बताएं। गुणित अनुपात के नियम में उदाहरणों से बताएं। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, जिसमें कार्बन का स्थिर भार 12 भाग ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 भागों से संयोग करते हैं। इस प्रकार से नियम के पश्चात उन्हें और भी अलग अलग उदाहरण दें। जैसे नाइट्रोजन का उदाहरण तो देना अनिवार्य है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है और उसमें नाइट्रोजन की निश्चित मात्राएं ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करती हैं, जिसमें एक गुणित अनुपात होता है। एक तुल्य अनुपात का नियम भी उन्हें बता ही दें। शायद सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अभी ये नहीं है, किंतु बताएं कि जब कोई दो तत्व परस्पर क्रिया करते हैं तो उनमें जो तत्वों का अनुपात होता है, यदि वह 2 तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं तो उनमें भी उन 2 तत्वों का जो अनुपात होता है वही अनुपात तीसरे तत्व के साथ भी रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर परस्पर क्रिया करके H2S बनाते हैं। किंतु जब सल्फर और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके SO2 बनाते हैं तो इस चित्र के माध्यम से उस नियम की पुष्टि करना अनिवार्य है। इसके पश्चात इस मेन कंसेप्ट्स में हमें छात्रों को मोल संकल्पना की जानकारी देना है। मोल संकल्पना क्या होती है, एक मोल किसे कहते हैं, एक मोल अर्थात अवगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, और उससे जुड़ी हुई अलग अलग आंकिक प्रश्नों की भी तैयारी उनसे कराना अनिवार्य होता है। इसके पश्चात उन्हें इस इकाई के अंतर्गत सार्थक अंकों का अध्ययन करना है। इसके बारे में बताएं। सार्थक अंक अर्थात किसी संख्या की वास्तविकता को दर्शाने वाले अंक, जैसे कि 2.08 में सार्थक अंकों की संख्या 3, 5005 में भी
सार्थक अंकों की संख्या 4, किंतु 0.0025 में सार्थक अंकों की संख्या 2। अर्थात किस संख्या में शून्य का मान महत्वपूर्ण होता है और किस में नहीं, इसकी जानकारी छात्रों को देना और सार्थक अंकों को स्पष्ट करना, उन सार्थक अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि उदाहरणों से भी समझाया जा सकता है। इसके पश्चात इस मूलभूत संकल्पनाओं में हमें किसी अणु में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना, इसकी जानकारी भी छात्रों को देना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम हमें कैल्शियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, जिस हेतु हमें कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणित 3 करेंगे तो कुल अणु द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आएगा। इस प्रकार से 100 ग्राम में यदि 40 ग्राम कैल्शियम उपस्थित हो तो उसका प्रतिशत 40% होगा। कार्बन 100 ग्राम में 12% है तो उसका प्रतिशत 12 आएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का प्रतिशत 48 है तो 100 ग्राम में 48 है तो उसका प्रतिशत वहाँ पर कुल 48 आएगा। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी, जैसे NaCl में Na और Cl का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो NaCl का अणु द्रव्यमान 58.5 और उसमें सोडियम का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 39.31 और क्लोरीन का प्रतिशत 60.68। ये जो यौगिकों में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है हमें, इसके अंतर्गत आप उनको गृह कार्य के रूप में भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भार बताकर उनके अणुभार ज्ञात करने के लिए बोलें और उसके पश्चात उसमें उपस्थित तत्वों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अंकित प्रश्न गृह कार्य के रूप में अनिवार्य रूप से दें। इसी तरह से इस इकाई के अंतर्गत यदि तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया हो तो उनके मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करना, अणु सूत्र को ज्ञात करना अंकित प्रश्नों की सहायता से समझाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। इसे यहाँ हल करके दिखाया हुआ है। कार्बनिक यौगिकों के भी मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र ज्ञात करना, किस प्रकार से तालिका बनाकर और उनको गृह कार्य के रूप में अलग अलग उदाहरण देकर समझाना है। इस इकाई के अंतर्गत हमें सांद्रता को व्यक्त करने वाली भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में भी बताना है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न आदि की जानकारी भी उन्हें देना है। नॉर्मलता और मोलरता तो हम प्रायोगिक स्तर पर भी उनका अध्ययन करवा लेते हैं। इसके पश्चात रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसे संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण की उपयोगिता क्या होती है आदि की जानकारी भी उन्हें पिछले क्लासों से भी होती आ रही है, वह करते हैं। पर फिर भी मेन कंसेप्ट्स क्लियर कराने के लिए और आगे का जो रसायन शास्त्र का भाग उनको पढ़ना है उसमें उन्हें क्या आवश्यक है, मूल रसायन का मूल क्या है, इन सभी बातों को इस इकाई के अंतर्गत उन्हें हमको बताना है। इस इकाई की तैयारी अच्छे से यदि हो जाती है तो आगे उन्हें समझने में दिक्कत नहीं जाती है। इसलिए विस्तृत 5 अंक का अध्ययन कम से कम 12
पीरियड्स कालांश में इसको पूर्ण करना होता है। धन्यवाद।